नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा BSc फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। आप लोग का एग्ज़ाम शायद नवंबर 30 से होने वाला है। तो उसको देखते हुए हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, अभी तो फरवरी 2020 का क्वेश्चन मेरे पास है क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सेशन काफ़ी डिले हो चुका है। तो हम वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और एक ब्रीफ आंसर हम आपको देते जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो माइक्रोबायोलॉजी है और इसमें हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है आप देख सकते हैं, आपका 75 मार्क्स का होगा और जो आपको टाइम मिलेगा एग्ज़ाम में वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, और एक बात और, हमने कल ही आपको वीडियो में बताया था कि MPMSU ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो आप अपने भाषा में, जो भारतीय भाषा है उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जैसा आप प्रीफर करते हैं उस भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए इंडिकेट किया हुआ है, स्टूडेंट कैन आंसर द क्वेश्चन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी में सक्षम हैं तो आप हिंदी में, इंग्लिश में सक्षम है तो इंग्लिश में। अगर आपको लगता है कि हम दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं तो आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा BSc फर्स्ट ईयर के लिए वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 5 नंबर का है। इसमें A और B दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर टायर रिलेवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। कहता है कि नर्सिंग में जो माइक्रोबायोलॉजी की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ा जाएगा। तो क्या होता है, ये मदद करता है किसमें, हमको समझने में मदद करता है बैक्टीरिया के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, मॉर्फोलॉजी उसका क्या है और बायोकेमिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और जेनेटिक्स क्या होते हैं। इसमें काफ़ी अहम रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो इसको समझने के लिए जो है कि हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है नर्सिंग में। ठीक है, B नंबर है, देखिए, इनलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। कहता है कि नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है और उसका प्रिंसिपल क्या है। तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, इम्पोर्टेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि इसका ग्रोथ, सेल स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन। ठीक है, और रिकॉग्नाइज करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ को कि कौन सा डिजीज़, अगर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट कर सकता है, उसका जो फंक्शन है वो कैसा है, उसका ग्रोथ का साइकिल क्या है, उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है। इन सब चीज़ों के लिए जो है कि माइक्रोबायोलॉजी को नर्सिंग में पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिफाइन इम्यूनिटी। आप सबको पता होना चाहिए, अगर हमें कोई बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें उस डिजीज़ को कम समय में उसको ख़त्म करने का जो है कि प्रयास जो है हमारा इम्यूनी सिस्टम करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिख देना है इम्यूनिटी का। ठीक है, कहते हैं ना कि जिसका इम्यूनिटी अच्छा होगा वो आदमी क्या होता है, कम बीमार पड़ता है। ठीक है, B नंबर क्या है, इनलिस्ट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। आपको इम्यूनिटी का जो टाइप है वो लिखना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे आप जानते होंगे एक्टिव इम्यूनिटी होता है, पैसिव इम्यूनिटी होता है, नेचुरल इम्यूनिटी होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। ठीक है, सबको आपको टाइप लिख के
छोटा छोटा डेफिनेशन लिख देना है, ठीक है। सी नंबर देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इनेट इम्यूनिटी। कहता है कि इनेट इम्यूनिटी के लिए वह कौन सा कारक है जो कि इसे इन्फ्लुएंस करता है। तो उसका क्या है, आप देखिएगा, जो न्यूट्रिशन होगा, स्ट्रेस होगा, एक्सपोजर टू टॉक्सिन होगा, ये सब क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। अगर जो आप सही से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, सही से भोजन नहीं लेंगे, और अगर जो ज़्यादा आप तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से लिख देना है अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द बैक्टीरियल सेल विथ लेवल्ड डायग्राम। आपको एक बैक्टीरिया का सेल का डायग्राम बनाना है और उसमें आपको जो उसका पार्ट्स होता है, उसका बॉडी नेम होता है, वो सब आपको डायग्राम में लिखना है। जैसे आप एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना के उसका राइबोसोम, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, इंडोस्पोर, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और पीली जैसे जो पार्ट्स नेम है वो कहाँ होता है, ये आपको उसमें मेंशन कर देना है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, ये VVI भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपको एनी 4 का आंसर देना है। 4 क्वेश्चन का 5 नंबर, एक क्वेश्चन 5 नंबर, 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। देखिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन, आपको दोनों में अंतर लिखना है। जैसे कीमोथेरेपी है, ठीक है, और एंटीबायोटिक है। तो कीमोथेरेपी का आपको लिखना है, कीमोथेरेपी का कहाँ यूज करते हैं, जो कैंसर पेशेंट होता है, कैंसर को ट्रीट करने में, ठीक है, जो सेल ग्रोथ होता है, रैपिड सेल ग्रोथ होता है कैंसर में, तो उस सेल को कम जो है कि करने के लिए क्या करते हैं, कीमोथेरेपी चढ़ाया जाता है, ठीक है। दूसरा एंटीबायोटिक है, तो आपको एंटीबायोटिक लिख देना है कि क्या करता है, इन्फेक्शन को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। बी नंबर में क्या है, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों एक ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, छोटा सा अंतर, कि स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सरफेस पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ओटी वगैरह का, अगर जो ओटी की बात करें तो ओटी में क्या होता है, वो ओटी को स्टरलाइज किया जाता है। और डिसइंफेक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को एलिमिनेट करता है और रिड्यूस करता है, ठीक है। सी में क्या है, रोडेंट एंड वेक्टर। ये इसके बारे में हम आपको अच्छे से बता देते हैं एक बार। रोडेंट क्या होता है, एक होस्ट है जो कि इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके चलता है अपने बॉडी के अंदर। जैसे माइस हो गया, रैट हो गया, पिग हो गया, स्क्वायरल हो गया। जैसे आप बहुत पहले प्लेग जो फैला था, तो प्लेग किसके कारण फैला था, तो उसमें एक रैट को जो है कि इंडिकेट किया था कि रैट में एक ऐसा वायरस पाया गया था जो कि प्लेग को फैलाने में उसका मदद किया था, ठीक है। तो रैट क्या हो गया, ये क्या है, रोडेंट है, ठीक है। इस प्रकार का माइस, रैट, पिग और स्क्वायरल ये सब क्या है, और डॉग भी, ये सब क्या है, रोडेंट है, ठीक है। यह होस्ट है जिसके इस बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि काफ़ी इन्फेक्शियस होता है वो लेके चलता है। और वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं फ्लीज, ठीक है। वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरे जगह। जैसे कि मक्खी हो गया आपके घर का, मस्कीटो हो गया, मच्छर हो गया, ठीक है, ये सब जो जैसे सेंट फ्लाई हो गया, ये सब क्या है, ये वेक्टर्स हैं जो कि इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और डी नंबर देखिए क्या है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन क्या है आपको बता दें, यह जो है एक फॉरेन बॉडी सब्सटेंस होता है जो कि आपके शरीर में एंटर करता है, ठीक है। ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, एक फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन होगा जो कि आपके बॉडी में एंटर करेगा। और एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होगा कि वह एंटीजन जो आपके बॉडी में इंटर किया है
वह क्या करता है, एक एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटीन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। वो क्या करेगा, उस एंटीजन को ढूंढ के मारने का काम करता है, उस पर अटैक करेगा, फाइट करेगा और उसको मार देगा, ठीक है। ई नंबर है वैक्सीन एंड सेरा। वैक्सीन आपने देखा होगा, कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है कि काफ़ी आप लोगों ने भी लिया होगा। उसमें क्या है, ये वैक्सीन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि एक्टिव एक्वायर इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस हुआ था, आपने इंजेक्शन लिया तो इससे क्या होगा कि कोरोना वायरस जो होगा वो आपके बॉडी में अगर एंटर कर भी जाता है तो आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। और सेरा क्या होता है, यह एक ब्लड सीरम होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव था, वो ठीक हो गए, अब उसका जो है कि ब्लड से जो सीरम है उसको लेके कोई दूसरा पेशेंट जिसको ऑलरेडी कोरोना वायरस था उसके बॉडी में इंजेक्ट किया गया, तो उससे क्या होगा, जो इनके शरीर में जो एंटीबॉडी बना है अब उनके शरीर में जाके कोरोना वायरस को फिर से मार देगा, ठीक है। तो ये सेरा और वैक्सीन हो गया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, यह भी 5 नंबर का है, 5 को आंसर देना है आपको, ठीक है। 25 नंबर का है, आपको इसमें राइट शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो देखिए ए नंबर में क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त का हमारे बॉडी में क्या काम है ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, जैसे ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को हमारे होल बॉडी में, और यह जो है बॉडी फंक्शन को अच्छे से चलाने का भी काम करता है, और जो भी फंक्शन है वो आपको लिख देना है, ठीक है। बी नंबर में देखिए क्या है, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का आपको लिखना है। ये इसका जो बैक्टीरिया होगा वो साल्मोनेला टाफी होता है। कंटामिनेटेड फूड के कारण क्या होता है, ये फैलता है। कंटामिनेटेड फूड मतलब कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड ऑल्सो, दूषित खाना और दूषित जल से भी टाइफाइड फीवर फैलता है, ठीक है। सी नंबर में है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, आपके हॉस्पिटल में जो भी सामान यूज्ड किया गया या कचरा के रूप में जो भी सामान इकट्ठा हुआ है उस कचरे को किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा, कौन सा कचरा कहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा, उसका डिस्पोज करने का जो टाइप होगा वो सब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। कौन सा बैग में कौन सा कचरा डालना है, उसको डिस्पोजल कैसे करना है, इंसिनरेशन करना है या जो है कि आपको ब्यूरल करना है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। डी नंबर में है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व लिखना है, उसमें कौन से फेज़ होता है आपको वो लिखना है। जैसे कि लैग फेज़ होता है, लोग फेज़ होता है, स्टेशनरी फेज़ होता है और डेथ फेज़ होता है। ये बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व है, ठीक है। बैक्टीरिया के जन्म लेने से लेके उनके डेथ तक का कर्व को आपको लिख देना है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे ई नंबर देखते हैं, रोल ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। आप एज ए नर्स किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोग्राम होना चाहिए उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि आपको स्टरलाइजेशन पे ध्यान देना है, डिसइंफेक्शन पे ध्यान देना है, फ्यूमिगेशन पे ध्यान देना है, या इन्फेक्शन को ना बढ़े बैरियर नर्सिंग का भी आपको जो है कि यूज़ करना है ताकि इन्फेक्शन को कम से कम स्प्रेड हो, इसके लिए काम करना है, ठीक है। एफ नंबर में देखिए क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, यह एक टेस्ट होता है जो कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। अगर आपके बॉडी में कोई एंटीजन घुसा है, फॉरेन बॉडी घुसा है, तो आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे से उसको सेंसिटिविटी करता है, 24 घंटे के अंदर जो है कि ये रिएक्ट करता है एंटीजन के, अगर जो आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी घुसा है तो, ठीक है। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। जी नंबर है मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मोर्फोलॉजी, बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं, किस शेप के होते हैं, किस साइज़ के होते हैं, उसका अरेंजमेंट क्या होता है, ये सब आपको उसमें लिखना है। जैसे कि क्या है मोर्फोलॉजी में, जैसे कि स्फेरिकल कॉसी होता है, रोड शेप्ड बेसिलिसी होता है, स्पाइरल बैक्टीरिया होता है,
कोमा सेप्ट विब्रियो होता है, मेनली कॉसी, बेसिलिसी और विब्रियो। ठीक है, ये सब मॉर्फोलॉजी है किसका, बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी है, इसके बारे में आपको लिख देना है। तो ये आज जो है माइक्रोबायोलॉजी को हमने लिया है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, और आने वाले जो वीडियो होगा उसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार हम आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ हम आपसे कहेंगे कि हमारा वीडियो जो है लगभग 70% वैसे लोग देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें और हमें मोटिवेट करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।